कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब अगर हम ये एक सेल लेते हैं, जब तो ये ओपन है तो ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ई। बट जब हम इसको क्लोज कर देते हैं आर, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो अब वी ए बी कितना होगा, जितना टोटल था, टोटल जितना ईएमएफ था माइनस आई आर, क्योंकि अभी हमने देखा टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ इज दिस, तो E माइनस वी ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यही होगा ना वी आर। इसका पोटेंशियल कितना होगा, सी डी का जो पोटेंशियल होगा वही ए बी का होगा ना, पैरेलल में है, तो दिस। तो जब हम सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, E माइनस आई आर। क्लियर है। अब कॉम्बिनेशंस देखते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बच्चों हमारे पास ये दो सेल हैं, दिस, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और हमने इसको लगा दिया एक्सटर्नल किसी रेजिस्टेंस के साथ आर। इसका ईएमएफ है E1, इसका E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो यहां से टोटल करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे। क्लियर है बच्चों। अब हमें रिप्लेस करना है इसको एक सिंगल सेल के साथ जिसका ईएमएफ हो E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस हो R इक्विवेलेंट। और अगर हम इसको उसी रेजिस्टेंस के साथ लगा देंगे तो सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे दीज टू रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस रेजिस्टर। तो अब एक्सप्रेशन देखते हैं। इस बार मैंने ए और सी को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को हटा के एक सिंगल सेल लगा दिया। ठीक है बच्चों। अब इन दिस सर्किट हम लिख सकते हैं वी ए सी, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, वी ए बी प्लस वी बी सी। क्लियर है। तो वी ए सी इज इक्वल टू वी ए बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल, और वो क्या होता है, ये देखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो फर्स्ट सेल का क्या आएगा, E1 माइनस आई आर वन। BC क्या है, दूसरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो BC है ना, दूसरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, E2 माइनस आई आर टू। तो हम लिख सकते हैं वी ए सी कंबाइंड पोटेंशियल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2। बन गई पहली इक्वेशन। अब इस सर्किट में आ जाओ। इन दिस सर्किट VAC कैन बी रिटन एज, अब तो सिंगल सेल है ना, तो लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इस रिलेशन को देखो, ये तो सिंगल सेल है। तो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लो R1 प्लस
R2। दिस इम्प्लाइज जब दो सेल्स को सीरीज में जोड़ना हो तो फाइनल सेल की ईएमएफ कितनी होगी? दोनों का सम। और इस फाइनल सेल का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस का सम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्स इन सीरीज। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। देखो, ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 5 वोल्ट का सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, और इस सर्किट को मैंने लगा दिया 10 ओम्स के साथ। अब पूछ रहे हैं करंट कितना है सर्किट में, तो पहले इसको सीरीज वाले को मैं सॉल्व कर लेता हूं सिंपल ऐसे। तो ये हो जाएगा 7 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम्स। एक्सटर्नल 10 है, 7 कैसे? E1 प्लस E2। तो करंट कितना आ जाएगा? V 7 है वोल्ट, 7 वोल्ट का पोटेंशियल है, होल डिवाइड बाय R प्लस R 13। सिंपल। क्लियर है? अब बच्चों एक देखने वाली बात है, अगर सेल्स ऑपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे, ध्यान देना, E1 E2 और इसका रेजिस्टेंस है R1 R2। अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं तो फाइनल सेल का ईएमएफ कितना होगा? E1 माइनस E2, बट उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2। क्लियर है? तो ये है बच्चों सेल्स इन सीरीज। अब करते हैं सेल्स इन पैरेलल। देखो जी, सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे? हम 2 सेल ले लेते हैं पैरेलल में, लिख देंगे कंसीडर, ये सारी थ्योरी लिख लेना। कंसीडर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 in parallel as shown। तो इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब बच्चों जो यहाँ से करंट जाएगा वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 एंड I2 में। ओके, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस पॉइंट को मैं A ले लेता हूं, इस पॉइंट को B ले लेता हूं। तो अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू V प्लस IR। अभी की है ना इक्वेशन ये वाली, तो I क्या आ जाएगा? E माइनस V अपॉन R। क्लियर है? इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं C, इसको ले लेता हूं D, इसको ले लेता हूं P, इसको ले लेते हैं Q। ठीक है? अब I1 फर्स्ट सेल में से कितना करंट क्रॉस हो रहा है? I1 इज इक्वल टू E1 माइनस VCD अपॉन R1। सेकेंड सेल में से कितना करंट क्रॉस हो रहा है? E2 माइनस VPQ अपॉन R2। अब बच्चों A, C और P तीनों एक ही पोटेंशियल पे होंगे, साथ जुड़े हुए हैं ना, और यहां पर B जो है वो भी Q के साथ और D के साथ सेम पोटेंशियल पे होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? VCD इज इक्वल टू VPQ इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू V। तीनों सेम है। तो टोटल करंट कितना आ गया? I1 प्लस I2, जिसे हम लिखेंगे E1 V अपॉन R1, E2
वी अपॉन आर टू। रीअरेंज कर लेते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी कॉमन ले लेता हूं, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। सेपरेट करने के बाद दिस इज टोटल करंट। अब अगर हम इस सर्किट को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल सेल से जिसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, और इसमें से भी वही करंट जा रहा है जो इन दोनों का मिला के जा रहा था। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, जिसको मैं रीअरेंज कर लूंगा कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें, अगर ये दोनों करंट सेम हैं तभी ये अरेंजमेंट इसके बराबर होगा, अगर करंट सेम है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट माइनस वी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, this should be equal to E1 R1 E2 R2 minus V 1 upon R1 1 upon R2। तो भाई अगर ये सेल पैरेलल में है तो इनका रिजल्टेंट ईएमएफ और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या आएगा, दिस वन। चलते जाइए ऐसे ही EN RN, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल्स का सम। आ गया समझ। तो ये है व्हेन सेल्स आर इन पैरेलल। देख लो इस डेरिवेशन को।